नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 14 अगस्त 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। क्लाउड बर्स्ट, किन्नौर में ठीकरू और लिंगने की पहाड़ियों पर फटा बादल। मंगलवार करीब 4 बजे किन्नौर जिला के ठीकरू सहित लिंगने की पहाड़ियों में बादल फटने से आई बाढ़ ने लोगों को डरा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आसमान में छाए काले बादलों के बीच जैसी ही बिजली कड़की पहाड़ियों से भारी मात्रा में पानी फ्लड के रूप में पत्थरों सहित कई पेड़ों को अपने साथ लेकर सतलुज नदी की ओर बहना शुरू हो गया। इस घटना में कई पेड़ों सहित भूमि कटाव भी हुआ है। इस दौरान ठीकरू संपर्क सड़क मार्ग का भी एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया। इस संपर्क सड़क मार्ग के अवरुद्ध होने से क्षेत्र के लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों की सिंचाई कूहलों सहित जल शक्ति विभाग के स्रोतों की भी क्षति हुई है। हालांकि इस घटना से फिलहाल किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। माना जा रहा है कि यदि यह घटना एक नाले में घटी होती तो नुकसान बढ़ सकता था। 1 घंटे तक चले इस तांडव को देख लोग सहमे रहे। जैसे ही बाढ़ शांत होने लगी तो क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान घटना को देखने के लिए लोग भारी संख्या में पहाड़ियों पर पहुंच गए थे। बता दें कि जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बीच बीच में कई पहाड़ियों पर काले बादल छाने के साथ बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। बीते कुछ दिनों के अंदर ही किन्नौर जिला में रोपा, हांगो, चारंग, खाब, सांगला, रक्षम, रूपी आदि कई पंचायत क्षेत्रों की पहाड़ियों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। किन्नौर प्रशासन ने भी ऐसी घटनाओं के मद्देनजर लोगों को अनावश्यक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित नदी नालों से दूरियां बनाए रखने की अपील की है। एसडीएम कलपाड़ा मेजर शशांक गुप्ता ने बताया कि बादल फटने की इस घटना में संपर्क सड़क मार्ग को क्षति हुई है। इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार सहित पटवारी कानूनगो को नुकसान के आकलन के आदेश दिए गए हैं। निगुलसरी में NH 5 पर 2 घंटे बाधित रहा यातायात। रिकांगपियो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर निगुलसरी में मंगलवार को भारी भूस्खलन के कारण 1.5 से 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। जेई सतीश जोशी के अनुसार यह राजमार्ग निगुलसरी के पास काफी समय से संवेदनशील बना हुआ है। मंगलवार को भी यहां सुबह भूस्खलन हुआ। सड़क बहाल करने के लिए 1.5 से 2 घंटे का समय लगा। समाचार नंबर 2। पुलिस के बस किराए पर होगा पुनर्विचार, दोबारा कैबिनेट में जाएगा मामला। पुलिस कर्मियों के हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में लगने वाले किराए पर लिए गए फैसले की समीक्षा होगी। राज्य सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी। यह बात कैबिनेट ब्रीफिंग करने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कही है। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि इस फैसले के बाद पुलिस जवान अपनी नाराजगी को लेकर सचिवालय में सभी मंत्रियों से मिले हैं। इसके बाद वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिले थे। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसलिए संभावना है कि कैबिनेट के इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए दोबारा कैबिनेट के सामने इसे रखा जा सकता है। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कांग्रेस के ही विधायक और मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार के बयान का भी जवाब दिया है। CPS राम कुमार ने कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद कहा था कि उद्योग मंत्री को पुलिस कर्मियों की यात्रा को फ्री बताने पर करेक्शन करनी चाहिए। जवाब में हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफिंग उनकी अपनी नहीं होती, ये कैबिनेट के लिए फैसले होते हैं। गौरतलब है कि 8 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि HRTC बसों में रियायती सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवाएं स्टाफ को HRTC बस में की जाने वाली यात्रा की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। इस फैसले का पुलिस कर्मी विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि हर महीने 210 रुपए बस यात्रा के नाम पर सैलरी से काटे जाते हैं और यदि यह कम पड़ रहे हैं
तो यह राशि बढ़ाई जा सकती है। पुलिस जवानों का कहना है कि रिइंबर्समेंट के जरिए सरकार को और वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसलिए इस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए। समाचार नंबर 3। मीटिंग, देशी गाय भैंस खरीदने को मिलेंगे ज्यादा पैसे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पशुपालन और प्राकृतिक खेती दोनों ही संबद्ध गतिविधियां हैं, इसलिए राज्य सरकार प्राकृतिक खेती क्लस्टरों में देशी गाय और भैंसों की खरीद के लिए किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। भैंस और गाय के दूध का खरीद मूल्य बढ़ाकर 55 और 45 रुपए किया गया है। राज्य की जलवायु डेयरी क्षेत्र के लिए सबसे अनुकूल है और इसका लाभ उठाकर किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है, जिससे उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार किए उत्पादों के विशिष्ट ट्रेडमार्क के तहत ब्रांडिंग की जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिल सकें। उन्होंने उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए व्यापक तंत्र विकसित करने और मिट्टी की जांच के लिए विशेष लैब स्थापित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ रहे कैंसर के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने किसानों से रसायन मुक्त खेती अपनाने का आग्रह किया। सीएम ने अधिकारियों को कृषि विभाग में युक्तिकरण के निर्देश देते हुए कहा कि स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए विभाग में खाली पदों को तुरंत भरा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 70% आबादी खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था राज्य सरकार का प्राथमिक क्षेत्र है और इसको प्रोत्साहित करने के लिए 2024 से 25 के बजट में विशेष पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में कृषि विभाग और जल शक्ति विभाग जायका व शिवा परियोजनाओं के सहयोग से एकीकृत सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करेगा, ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिले और इन योजनाओं को व्यावहारिक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार पारंपरिक कोलों के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करेगी। उन्होंने संबंधित जिलों में विशिष्ट फसल उत्पादन आवश्यकताओं के अनुसार कोल्ड स्टोर स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जायका के तहत गेहूं और मक्का के भंडारण के लिए साइलो स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जायका और मिल्कफेड के कामकाज की भी समीक्षा की और कार्य में डिजिटल पद्धति अपनाने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री प्रो चंद्र कुमार, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव कृषि सी पालरासु, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक कृषि कुमुद सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। समाचार नंबर 4। ऊना न्यूज। एक साथ जली 8 चिताएं, मौत का ग्रास बने थे एक ही परिवार के सदस्य। हिमाचल पंजाब सीमा पर जेजो खड्ड में इनोवा गाड़ी बहने से मौत का शिकार हुए देहला व भटोली गांव के 8 लोगों की चिताएं एक साथ जली। उक्त मंजर देखकर किसी की आंख नम थी। भटोली गांव के अमरीक सिंह के 3 बच्चों, बेटे हर्षित, बेटी भावना, बेटी अमानत, देहला गांव के सुरजीत, उनकी पत्नी परमजीत कौर, बेटा गगनदीप व उनके भाई स्वरूप की पत्नी पलविंद्र कौर, बेटे नितिन की चिताएं जैसे ही भबौर साहिब श्मशान घाट जली तो हर कोई गमगीन हो गया। श्मशान घाट में बनाई गई भट्टियां कम पड़ गई तो भटोली निवासी अमरीक सिंह के 3 बच्चों को एक ही चिंता पर मुखाग्री दी गई। अमरीक सिंह ने अपने जिगर के टुकड़ों हर्षित, भावना व अमानत को मुखाग्री दी। वहीं सुरजीत के परिवार से एकमात्र जिंदा बचे उनके बेटे दीपक भाटिया ने अपने पिता सुरजीत, माता परमजीत कौर, भाई गगनदीप को मुखाग्री दी, तो विदेश से लौटे नंद किशोर ने अपनी माता पलविंद्र कौर व भाई नितिन की चिताओं को मुखाग्री दी। बिभौर साहिब श्मशान घाट में एक साथ 8 शवों को लाया गया था। मंगलवार सुबह देहला गांव से 5 शव बिभौर साहिब पहुंचे, तो उसके कुछ देर बाद भटोली से अमरीक सिंह के 3 बच्चों के शव भी श्मशान घाट पहुंच गए। हर आंख नम। अपनों की चिताएं जलती देख अमरीक, दीपक व नंद किशोर सुध-बुध खो बैठे थे। तीनों का विलाप देखकर सभी लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भटोली निवासी अमरीक सिंह व स्वरूप चंद का बेटा नंद किशोर सोमवार रात ही विदेश से अपने घर पहुंचे थे। दोनों जब अपने घर पहुंचे तो अपने पारिवारिक सदस्यों के शव देखकर सुध-बुध खो बैठे। समाचार नंबर 5। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, खाली औद्योगिक प्लॉट्स की होगी नीलामी।
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने निर्देश दिए कि निगम के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, औद्योगिक एस्टेट दबनी तथा राज्य भर में अन्य स्थानों पर भूखंडों की नीलामी के लिए ईक्शन पद्धति को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा दक्षता को बढ़ाना है। उद्योग मंत्री ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में निगम के 10.25 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ पर संतोष व्यक्त किया, जो कि निगम की निरंतर उन्नति और वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बोर्ड को अवगत करवाया कि नई हिमर्स बिल्डिंग का फेस लिफ्ट कार्य अत्याधुनिक डिजाइन के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने अवगत करवाया कि निगम ने औद्योगिक एस्टेट दावनी में भूमि के हस्तांतरण की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नालागढ़ क्षेत्र में वाणिज्यिक और आवासीय दोनों प्रकार के भूखंड विकसित किए जाएंगे और यह निगम की रणनीतिक विस्तार योजनाओं का हिस्सा होंगे। बैठक के दौरान बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के वार्षिक लेखों को मंजूरी दी गई। बोर्ड ने निगम की वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए बिजनेस योजना और संसाधन पूर्वानुमान को भी मंजूरी दी। राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल, प्रधान सचिव उद्योग आरडी नजीम और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। समाचार नंबर 6। सर्च ऑपरेशन के 13वें दिन 2 शव बरामद। बादल फटने की घटना के बाद से जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान मंगलवार को रेस्क्यू दल ने 2 शव बरामद किए हैं। दोनों शव शिमला में बरामद हुए हैं। इनमें से एक शव 4 साल के बच्चे का है, जबकि दूसरे शव की पहचान नहीं हो पाई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दत्तनगर में 4 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ है। इसकी पहचान आद्विक के रूप में हुई है। गौरतलब है कि समेज में बादल फटने की घटना के बाद महिला कल्पना देवी पत्नी जय सिंह अपने 2 बच्चों के साथ लापता हो गई थी। इनमें 4 साल का बेटा आद्विक और 7 साल की बेटी अक्षिता शामिल थे। कल्पना का शव 9 अगस्त को नोगली से बरामद हुआ था। कल्पना के पति प्रोजेक्ट में तैनात है और हादसे वाले दिन वह घर पर मौजूद नहीं था। कल्पना की बेटी अक्षिता अभी भी लापता है। बीते 13 दिन से हादसे में लापता लोगों को तलाशने का अभियान जारी है। कुल्लू और शिमला दोनों जिलों के प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है, जबकि मंडी में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। इस अभियान के दौरान शिमला में जो शव बरामद हो रहे हैं, उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने शवों के डीएनए सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं और इन सैंपलों का मिलान उनके परिजनों से किया जा रहा है। डीएनए के मिलान से अब तक 2 शवों की पहचान हो चुकी है। प्रशासन ने पहचान के बाद दोनों शवों को परिजनों के हवाले कर दिया था, जबकि अन्य शवों की पहचान के लिए सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। 31 जुलाई को बादल फटने से 3 जिलों में बहे थे 55 लोग। बीते 31 जुलाई को शिमला, कुल्लू और मंडी में एक साथ बादल फटने की घटना हुई थी और इस घटना में 55 लोग लापता हो गए थे। इनमें से कुल्लू के 3 लोगों समेत शिमला में 36 लापता हुए थे, जबकि मंडी में 10 और कुल्लू में 9 लोग लापता हो गए थे। इनमें से रेस्क्यू दल ने मंडी से 9 लोगों को ढूंढ लिया है। समाचार नंबर 7। रक्षाबंधन, डाकघरों में पहुंचे 60,000 वाटरप्रूफ राखी लिफाफे, कीमत तय। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। ऐसे में डाक विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी हिमाचल के करीब 2,800 डाकघरों में इस बार रक्षाबंधन के लिए 60,000 वाटरप्रूफ राखी के लिफाफे भेजे गए हैं, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपए है। भारतीय डाक विभाग ची, मनीऑर्डर, आरडी जैसी सुविधाओं के साथ ही समय समय पर लोगों को आवश्यकता अनुसार अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। मानसून के महीने में रक्षाबंधन के अवसर पर डाक द्वारा बहनों को भेजी जाने वाली राखी वर्षा के पानी से खराब न हो, इसके लिए डाक विभाग द्वारा अच्छी पहल शुरू की गई है। डाक विभाग द्वारा वाटरप्रूफ लिफाफे मंगवाए गए हैं। इन लिफाफे में केवल बहनें अपने भाइयों के लिए प्रेम का धागा भेज सकती है। डाकघर में इस लिफाफे के लिए 10 रुपए की कीमत रखी गई है। डिमांड के अनुसार प्रदेश के सभी डाकघरों में इसकी डिमांड भेजी गई थी और डिमांड के अनुसार करीब सभी डाकघरों में ये वाटरप्रूफ लिफाफे आ चुके हैं। डाक विभाग ने विशेष पहल करते हुए राखी के दिन गुरुवार को छुट्टी होने के बावजूद राखी से संबंधित डाक वितरण करने का फैसला किया है।
धर्मशाला मंडल के डाकघर में करीब 9,000, देहरा मंडल को 4,500, हमीरपुर को 10,000, मंडिये को 7,000, रामपुर को 4,000, शिमला के डाकखानों में 8,000, सोलन में 10,000 और ऊना के डाकखानों में 2,000 वाटरप्रूफ राखी के लिफाफे बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। 19 अगस्त को मनाया जाएगा त्योहार। उप डाकघर में कार्यरत पोस्टमैन राखी के दिन भी घर घर जाकर बहनों द्वारा प्रेम से भेजी गई राखी को उनके भाइयों तक पहुंचाएंगे। भाई बहन प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन इस बार सावन माह के 19 अगस्त को मनाया जाएगा। डिमांड। निदेशक डाक सेवाएं प्रदेश शिमला बिशन सिंह ने बताया कि प्रत्येक उप डाकघर में और शाखा डाकघरों में करीब 56,500 से अधिक वाटरप्रूफ राखी के लिफाफे बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं, जबकि अन्य की भी डिमांड की जा रही है। समाचार नंबर 8। नामांकन की आज अंतिम तिथि, शाम 5 बजे तक कर पाएंगे आवेदन। भारतीय युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक से प्रदेश स्तर तक की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है और चुनावी प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। युवा कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के चुनाव अधिकारी उदय गुर्जर ने बताया कि युवा कांग्रेस की सारी कार्यकारिणी पूरी तरह से भंग कर दी गई है और अब नई कार्यकारिणी की चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस बार ब्लॉक, विधानसभा, जिला और प्रदेश सहित 6 स्तर की कार्यकारिणी का चुनाव करवाया जा रहा है। अध्यक्ष और महासचिव पद के लिए चुनावी पैटर्न अपनाया जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 14 अगस्त शाम 5 बजे तक है। इसके बाद कोई भी नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा और नामांकन की छानबीन कर 20 अगस्त तक सभी स्तर के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद सदस्यता और मतदान अभियान शुरू किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 18 से 35 वर्ष के युवा जिनकी जन्मतिथि 5 अगस्त 1989 से 4 अगस्त 2006 के बीच हो, वे चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं और सदस्य भी बन सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर 17, विधानसभा स्तर पर 27, जिला स्तर पर 31 और प्रदेश स्तर पर 61 युवाओं की कमेटी बनेगी। उदय गुर्जर ने बताया कि इस बार चुनावों के लिए ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि चुनाव पारदर्शिता के साथ होंगे। किसी भी उम्मीदवार को रणह या किसी अन्य एजेंसी का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय युवा कांग्रेस का यह कदम एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है। समाचार नंबर 9। मलाणा में हेलीपैड तैयार, हेलीकॉप्टर का इंतजार। मलाणा गांव में ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से हेलीपैड तैयार कर दिया है। हेलीपैड बनाने के लिए कड़ी चुनौतियों के दौर से मलाणा के ग्रामीणों को गुजरना पड़ा, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाकर ग्रामीणों ने आखिर हेलीपैड के लिए मैदान तैयार कर दिया। अब ग्रामीण हेलीकॉप्टर के इंतजार में हैं। ग्राम पंचायत मलाणा के प्रधान राजू राम ने कहा, मलाणा में हेलीपैड ग्रामीणों ने तैयार किया है। प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द यहां का निरीक्षण किया जाए। एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला का कहना है कि बुधवार को मौसम साफ रहा तो हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। पंचायत प्रधान राजू राम बताया कि देवता जमलू के आदेशानुसार ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से हेलीपैड तैयार किया है। हेलीपैड की लंबाई 100 फुट से ज्यादा और चौड़ाई भी 100 फुट से ज्यादा है। 6 दिन में पूरा किया काम। मलाणा के 400 से अधिक ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से चट्टानों को हटाकर हेलीपैड बनाया है। ग्रामीणों ने 6 दिन कड़ी मेहनत के साथ हेलीपैड के कार्य को पूर्ण किया है। देवता जमलू के आदेशानुसार हेलीपैड को बनाया गया है। सौराबेहड़ और धाराबेहड़ के सभी ग्रामीणों ने हेलीपैड बनाने के लिए कार्य किया। 14 दिनों से ब्लैकआउट। बता दें कि पिछले 14 दिनों से मलाणा गांव ब्लैकआउट है। जहां जहां 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि को मलाणा नाले में फटे बादल से सड़क रास्तों की तबाही हुई है, वहीं बिजली आपूर्ति भी ठप है। समाचार नंबर 10। कर्ज से परेशान ठेकेदार ने पंखे से फंदा लगाकर दी जाना। कर्ज के बोझ से परेशान एक 40 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक की पहचान सुनील कुमार निवासी वार्ड 2 अम के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। मृतक की पत्नी शैली ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि उनका पति ठेकेदारी का काम करता था। इसी कारोबार को लेकर उसने अम के एक बैंक से कर्ज की लिमिट बनवा रखी थी। लिमिट का कर्ज होने के चलते बैंक वाले भी खाते में लेन देन करने की बात कह रहे थे, जिसके कारण वह पिछले कई दिनों से परेशान चल रहे थे और घर में ही रह रहे थे।
सोमवार को जब वह छुट्टी के बाद घर लौटी तो वह घर पर नहीं थे और फोन भी नहीं उठाया। बाजार में दुकानदारों से पूछताछ के बाद भी कहीं पता नहीं चल पाया। बाद में पुराने मकान के अंदर जाकर देखा तो सुनील कुमार को पंखे के साथ लटका हुआ पाया। उसने अपने देवर को साथ उसे पंखे से उतारा और सिविल अस्पताल अम ले गए, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एसएचओ अम गौरव भारद्वाज ने बताया कि पुलिस ने पत्नी के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार नंबर 11। इस साल साइबर ठगी की 8,290 शिकायतें। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में मंगलवार को पुलिस उप महानिरीक्षक मोहित चावला ने भेंट की और उन्हें राज्य में साइबर अपराध की स्थिति के बारे में अवगत करवाया। राज्यपाल ने प्रदेश में साइबर अपराध के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश के नागरिकों को इस संबंध में बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। मोहित चावला ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि इस वर्ष अब तक साइबर पुलिस थानों में 83 मामले दर्ज किए गए हैं और 8,290 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। साइबर पुलिस थानों में दर्ज मामलों और शिकायतों का समाधान करते हुए शिकायतकर्ताओं को 2.51 करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई है। प्रदेश में साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर कमांडो का गठन किया जा रहा है और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल में एकीकृत किया गया है, ताकि शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर तुरंत और रियल टाइम में कार्रवाई की जा सके। समाचार नंबर 12। जियोथर्मल तकनीक से बनेगा विश्व का सीए स्टोर। राजस्व, बागबानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंगलवार को किन्नौर जिला के टापरी में विश्व के पहले जियोथर्मल तकनीक से बनने जा रहे सीए स्टोर की आधारशिला रखी। राजस्व मंत्री ने वन विश्राम गृह छोल्टू के प्रांगण में कहा कि इस तकनीक से निर्मित होने वाले सीए स्टोर से जिला के बागबानों को सस्ती दरों में भंडारण की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि आइसलैंड व हिमाचल सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। उन्होंने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में किसान व बागबान उन्नत व नवीनतम किस्म की फसलें व पौधे रोपित करें, ताकि किसानों व बागबानों को उनकी नकदी फसलों के दाम विदेशी आयात फसलों से अधिक प्राप्त हो सकें। आइसलैंड देश के एम्बेसडर बेनेडिक्ट हॉस्कुल्डसन ने कहा कि आइसलैंड के वैज्ञानिक जियोथर्मल तकनीक का प्रशिक्षण बागबानी विशेषज्ञों को प्रदान करेंगे, ताकि इस प्रशिक्षण से प्रदेश के बागबान लाभान्वित हो सकें। कैबिनेट मंत्री ने महादेव सांस्कृतिक दल पोवारी को सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए 25,000 रुपए की राशि तथा आइसलैंड देश के राजदूत बेनेडिक्ट हॉस्कुल्डसन ने 15,000 रुपए की राशि प्रदान की। इस अवसर पर उपायुक्त किन्नौर डा अमित कुमार शर्मा, प्रबंध निदेशक HPMC सुदेश मोक्टा, वन मंडलाधिकारी अरविंद कुमार, उप मंडलाधिकारी कल्पा डा मेजर शशांक गुप्ता, अधिशासी अभियंता विद्युत ताशी नेगी, अधिशासी अभियंता जलशक्ति अभिषेक शर्मा, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष उमेश नेगी, जिला परिषद सदस्य हितेश नेगी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस दौरान आइसलैंड देश के एम्बेसडर बेनेडिक्ट हॉस्कुल्डसन, कॉमर्शियल काउंसलर राहुल चोंगथम, जियोट्रॉपी के चेयरमैन टॉमस ओटो हानसन, कलेरा ग्रुप के CEO गुडमुंडूर थोर थोरमोडसन तथा जियोथर्मल वैज्ञानिक उपस्थित थे। लोगों को घरद्वार मिलेगी लकड़ी। राजस्व मंत्री ने टापरी स्थित वन विश्राम गृह छोल्टू में बने लकड़ी के डिपो का लोकार्पण किया तथा कहा कि इस डिपो के बन जाने से अब क्षेत्र के लोगों के बालन की समस्या समाप्त होगी तथा लोगों को घरद्वार पर लकड़ी उपलब्ध होगी। समाचार नंबर 13। CM से मिले RBI क्षेत्रीय निदेशक। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक अनुपम किशोर ने सोमवार सायं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में हो रही प्रगति के अलावा हिमाचल प्रदेश में वित्तीय साक्षरता और समावेशन में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई विभिन्न पहलों के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने RBI को देश के लिए उत्कृष्ट सेवाओं की 90वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। उन्होंने वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए RBI द्वारा अटूट प्रतिबद्धता के साथ किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में RBI की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुपम किशोर ने मुख्यमंत्री को RBI द्वारा राज्य में वित्तीय साक्षरता और समावेशन को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों और शुरू की गई नवीन पहलों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने RBI की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर वित्तीय साक्षरता पर बैंक द्वारा राष्ट्रीय स्तर अभियान तथा शिमला में स्नातक विद्यार्थियों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के बारे भी अवगत करवाया।
हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।